हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथस्तान। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की यूनिट 1। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम आज करने वाले हैं लेक्चर 1। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो होंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के, देन उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। फिर जब हम पोस्टुलेट स्टडी कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें बोर ने डिराइव की थी, हमें वो भी देखनी है, जैसे रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में कितनी उनकी रेडियाई होगी, अलग अलग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वगैरह के लिए। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, वो देखना है। उसके बाद हमको पता है ये जो बोर्स मॉडल है ये एक्सप्लेनेशन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो वहां पे हमें कुछ लाइन्स ऑब्जर्व होती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, कुछ लाइन ऑब्जर्व होते हैं हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो वहां पे हमें देखनी है नंबर ऑफ लाइन्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है। देन हमको कुछ पॉइंट्स देखना है जो बोर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और फाइनली हमें लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये रहने वाला है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहीं से शुरू करते हैं। ओके, सो बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल क्यों आया था हमें पता है। जब हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं तो छोटा सा रिकैप है ना, हमें बोर से एटॉमिक मॉडल से पढ़ना है, बट हम जब एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने। सभी को इनका मॉडल याद होगा, जिसको हम ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। जिसमें इन्होंने बोला था कि जो एक्चुअली एटम में दो चार्जेस होते हैं। हमारा एटम कंसिस्ट ऑफ, एक तो न्यूक्लियस होता है, एक्चुअली दो चार्जेस होते हैं। ओके, जो हमारा एटम है उसमें क्या क्या होगा, एक तो होते हैं प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस। हालांकि जब थॉमसन ने मॉडल डिस्कवर किया था तब न्यूक्लियस की उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे क्या नाम है, जैसे प्लम होता है उसमें पूरी तरीके से फैला होता है, जैसे लेट सपोज दिस इज ये, तो इसमें पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। और जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं धसे हुए, इस तरीके से धसे हुए हैं। ठीक है, ये जो अजय थॉमसन का मॉडल था जो कि बाद में फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे स्टडेड होंगे, धसे हुए होंगे, तो कभी भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जे थॉमसन के बाद दूसरा मॉडल ट्राई किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको फिलहाल हम नहीं देखने वाले हैं, उसका सिर्फ रिजल्ट हम देखने वाले हैं। उसके रिजल्ट से ये आया था कि जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में अवेलेबल है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, एक सेंटर पे है, और ये हैवी है, जिसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज जो निगेटिव चार्ज है, राइट। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे हैं, वो अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग दिस वाज योर न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे स्पाइरल रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसके अलोंग स्पाइरल रिवॉल्व करता हुआ आएगा तो वो अपनी एनर्जी खोता जाएगा, और एक टाइम होगा कि एटम के अंदर समा जाएगा। और ऐसा तो होता नहीं है, यही उनकी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी। इसको सही किसने किया, बोर ने। और हमें कहाँ से पढ़ना है, बोर के एटॉमिक मॉडल से। ओके, सो ये हमारे तीन एटॉमिक मॉडल थे, दो जो आप हमेशा से जानते हो, बट हमें हमारा सिलेबस कहाँ से शुरू करना है, बोर्स एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो सबसे पहले क्यों आया था, ये आया था, व्हाट वाज द रीजन, पर्पस क्या था इसके आने का, टू ओवरकम टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो जो रदरफोर्ड मॉडल में लोगों ने कमियां निकाली थी, साइंटिस्ट ने बोला था कि ये मॉडल सही नहीं है। ठीक है, उसकी जो दिक्कतें थी उनको ठीक करने के लिए आए, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और दूसरा, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कोई अब तक के जो मॉडल्स थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कोशिश की थी कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दें, टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
हम सभी ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बोर ने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जिस मॉडल का सहारा लिया, मॉडल कौन सा यूज किया, द मॉडल दैट ही प्रेजेंटेड दैट वाज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या कहला है बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बोर जो हमें प्रेजेंट करने वाला है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज वो बोलेंगे दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अभी हम क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम देखने वाले, क्या क्या क्वांटाइज्ड रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को करने से पहले जो बोर ने दो चीजें एजम्पशन की, ठीक है। बोर एज्यूम टू थिंग्स, वो क्या क्या थी अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर जो पिछले मॉडल से निकल के आया और बोर ने अपने डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल की, तो सबसे पहली चीज ये थी कि जो एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा हो रहेगा, यानी कि एटम क्या है, एटम हैज अ न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में क्या है, ऑल द प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये assumption उनका था, किससे आया था, रदरफोर्ड मॉडल से, कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन होंगे और वो हैवी पार्ट होता है, दिस इज द हैवी पार्ट। हमें पता है न्यूक्लियस एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं, बहुत डेंस होता है, ठीक है। और वो कहाँ होगा, एटम के सेंटर पे, सेंटर ऑफ एटम। ये पहली assumption। दूसरा उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या जिनको हम वो बोलते थे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन तो बाद में नाम आया, ठीक है। तो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बात तो उन्होंने भी बोली थी, रदरफोर्ड ने तो गलती कहाँ हुई, ही सेड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उन्होंने बोला वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं, रदरफोर्ड ठीक बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे रदरफोर्ड ने बोला। वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। जैसे प्लैनेट किसके अलोंग रिवॉल्व करते हैं बच्चा, सन के अलोंग। तो सन के अलोंग प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं, दैट इज इन अ, कैसे रिवॉल्व करते हैं, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। कभी भी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ते हैं, लाइक दिस इज अवर सन, ओके, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ मरकरी, ठीक है, देन दिस इज द ऑर्बिट ऑफ वीनस, देन दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो प्लैनेट अब ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं। सिमिलरली आपका ये एक न्यूक्लियस होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे दिस इज के शेल, के ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं, दिस इज एल शेल, एल ऑर्बिट, दिस इज एम, दिस इज एन। और इनके अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी अपनी ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है, पूरा सर्कुलर नहीं बनाया। चलते हैं आगे। तो अब इनके हम पोस्टुलेट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट जो बोर ने बोला, पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक, क्या बोलते हैं बोर, बोर सेड दैट, पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1 या, तो बोर सेड दैट कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मैं छोटा सा बना देता हूँ, लाइक दिस इज अवर न्यूक्लियस, ओके, पॉजिटिव चार्ज से शो कर देते हैं न्यूक्लियस को, ओके। सो लेट सपोज दिस इज अवर न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक ऑर्बिट, ये अगली ऑर्बिट, अभी हम दो ही ऑर्बिट लेके चलते हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, ओके, पहली में तो दो होते ही हैं हमें पता है, और एक ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज इधर रिवॉल्व करती है तो वो हमेशा कहाँ जाना चाहेगी, बाहर। ये कौन सा फोर्स उसको बाहर लेके जाता है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, बाहर की ओर। और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, इन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क कर रहा होता है, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो दो चीजें, एक ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना चाहता है, बाहर की ओर, कि आप बाहर निकल जाओ इस ऑर्बिट को छोड़ के। बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच, ये इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है कि ये बाहर न जाने पाए, इसी ऑर्बिट में ये
घूमता रहे। तो इन दोनों का जो बैलेंस होता है, अगर ये सोचो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क ना करे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको अपने अंदर गिरा लेगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में बराबर रिवॉल्व कर रहा है, ना तो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है। उसका रीजन क्या है बच्चे? उसका रीजन है कि ये जो दो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? बैलेंस। क्या कर रहे होते हैं? बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो ऑर्बिट में आके गिरता है, न्यूक्लियस में आके गिरता है, और ना ही ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाता है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि किस किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहाँ पे हो सकता था। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, पहला पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन विल, पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड nucleus only in those orbit, only in those orbits where its angular momentum, जहाँ पे इसका angular momentum, where its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है, is an integral multiple of h upon 2 pi। कहने का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जैसे, so what is angular momentum? Angular momentum nothing but m v r। what is m? m is the मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम सभी को पता है कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ओके। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होगी, अभी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे थोड़ी देर में। एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अभी हमें इसका भी फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है जहां पे इट कैन बी आइदर 0 1 2 3। कहने का मतलब क्या है? जो एम वी आर होगा दैट विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4। एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कहने का मतलब एम वी आर कैन बी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और एम वी आर किसके बराबर हो सकता है? 2h अपॉन 2 पाई। और एम वी आर किसके बराबर हो सकता है? 3h अपॉन 2 पाई। ऐसे समझ आता है? चलते हैं आगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब जस्ट अ मिनट, या नाउ अब क्या होगा बच्चे? मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी नेचुरल ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में रहेगा, लाइक इफ एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, दैट इज, इसको मैं 1h अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट में रहना चाहेगा, ठीक है। अगर एम वी आर इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई है, इसका क्या मतलब आएगा? सेकेंड ऑर्बिट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट जो होगी दैट विल बी स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अगर एम वी आर इज इक्वल टू बच्चा कैसा आ रहा है? 3h अपॉन 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जो आपकी थर्ड ऑर्बिट होगी दैट विल बी द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में, हम बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसको एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अगर h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 1 है तो पहली ऑर्बिट ही उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। अगर h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 2 है तो सेकंड ऑर्बिट उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। अगर h अपॉन 3 पाई का मल्टीपल 3 है तो थर्ड ऑर्बिट उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होगी, ठीक है। यहाँ से एक चीज हम और देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3, 1 2 3, दीज ऑल आर होल नंबर वैल्यूज। कैसी वैल्यूज हैं? होल नंबर वैल्यूज। होल नंबर वैल्यूज का मतलब क्या है? देयर इज नाइदर फ्रैक्शन नॉर डेसिमल। नाइदर, ना तो कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और ना ही कोई वैल्यू नॉट डेसिमल, ना ही कोई वैल्यू डेसिमल में है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। यानी कि हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसीलिए हम उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट कैन हैव ओनली एक सेट ऑफ वैल्यूज ले सकता है, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है। इट कैन टेक ओनली अ कैन
take only a set of values, not random values. Can take only a set of values and not random values. Okay, this is it. Next, अगला क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट नंबर 2 जो इन्हीं का था। सेकंड पोस्टुलेट में ये बोलते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में है, लाइक, अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड की प्रॉब्लम क्या थी, जो उनका इलेक्ट्रॉन था लाइक दिस, ओके, दिस वाज देयर मॉडल। वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा था। रदरफोर्ड में क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाज कंटिन्यूअसली लूजिंग एनर्जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाज continuously losing energy, ओके। बट यहाँ पे क्या हुआ, अदर बोर क्या बोलते हैं, बोर का जो पोस्टुलेट नंबर 3 है वो क्या बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, unless an electron is in its stationary orbit, या by the time electron remain in its stationary orbit, क्या होती है स्टेशनरी ऑर्बिट, हम ऊपर देख के आ रहे हैं, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जिस h/2π के मल्टीपल के बराबर होगा वही उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। तो बाय द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट, जब तक अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तब तक चाहे जितना घूमे, ठीक है, ये कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, ठीक है, इट डज नॉट लूज एनर्जी, तब तक ये एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, इट डज नॉट लूज एनर्जी, ओके। और उस स्टेशनरी ऑर्बिट को ही सच अ स्टेट इज नोन एज, जो हम हमेशा पढ़ते हैं, सच अ स्टेट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इसको हम बोलते हैं, और नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर अब देखिए, एक एटम में बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, वन एटम विल हैव सो मेनी ऑर्बिट्स, पोस्टुलेट नंबर 4, सॉरी 3 आई गेस, या, तो दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद लीजिए, लाइक हम हमेशा पढ़ते हैं ना, दिस इज के ऑर्बिट, उसके बाद अगली ऑर्बिट कौन सी होती है, एल, उसके बाद अगली एम, है ना, देन अगली एन, ऐसे अगली ऑर्बिट एन ऑर्बिट, उसके बाद ऑर्बिट बढ़ती चली जाती हैं। तो मान लेते हैं के ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट है, एन इज इक्वल टू 1, यानी कि पहली ऑर्बिट, जिसको हमने क्या नाम दिया, के शेल, एन इज इक्वल टू 2, जो कि अगली ऑर्बिट, जिसको हमने क्या नाम दिया, एल शेल, एन इज इक्वल टू 3, जो कि हमारी अगली ऑर्बिट है, उसको हमने क्या नाम दिया, एम शेल, हम 9th में यही सारा पढ़ते हैं। एन इज इक्वल टू 4, जो कि अगली ऑर्बिट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एन शेल, ऐसे हम इसको नाम देते आ रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे जो एनर्जी है, इस लेवल की जो एनर्जी, दैट वी से एज E1, इस लेवल की जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू E2, इस लेवल की जो एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल टू E3, और इस लेवल की एनर्जी हमने क्या नाम दे दी बेटा, E4। तो बोर का अगला पोस्टुलेट कहता है, जैसे जैसे आप एटम से बाहर की ओर आते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है बोर का अगला पोस्टुलेट, इट सेज दैट ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, अब ये सारी स्टेशनरी ऑर्बिट है अपनी अपनी, तो ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, each stationary orbit is associated with, each stationary orbit is associated with definite amount of energy, definite, each stationary orbit is associated with definite amount of energy। अब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, ये भी नहीं कुछ भी होगी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी उसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ईच स्टेशनरी ऑर्बिट एसोसिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगला, ग्रेटर द डिस्टेंस, greater the distance of, or will be the distance of orbit from the nucleus, okay, so the greater the distance of orbit from the nucleus, greater will be the, greater will be the energy, okay, of orbit। कहने का मतलब क्या है बच्चे, this means E4 will have more energy than E3, E3 will have more energy than E2, and E2 will have more energy than E1, ठीक है, ये से चलने वाला है। नेक्स्ट,
आगे अब अगली चीज क्या है, अब जैसे हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम है, लेट सपोज, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, देन अगली ऑर्बिट, देन अगली ऑर्बिट। तो क्या होगा जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू आइदर हीट और लाइट, आइदर विद द हेल्प ऑफ हीट और लाइट। तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, दिस इलेक्ट्रॉन, या तो दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, या तो एब्जॉर्ब करके इस लेवल में जाएगा या इस लेवल में चला जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, तब क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉन absorbs energy and moves to higher energy level, and moves to कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक ने क्या दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच क्या होता है, एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है बच्चे, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा एनर्जी लेवल E1 था, ये हमारा एनर्जी लेवल E2 था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गया है, E1 से लेके E2 तक। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट इज डेल्टा E। तो क्या करेगा, E2 से E1 जाएगा और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी ट्रू दैट डेल्टा E, हो सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाए बच्चे, यहाँ से यहाँ चला जाए, ज्यादा एनर्जी मिल जाए। इन दैट केस डेल्टा E विल बी E3 माइनस E1, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एच न्यू। लेट सपोज ये न्यू 1 था और ये न्यू 2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह जा सकता है। समझ आ रहा है, दैट इज ओवरऑल अगर मेरे को कहना होगा तो आई विल से डेल्टा E विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, ओके, दैट्स इट, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ऑफ कोर्स एच न्यू, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कई सारे स्पेक्ट्रम देखने को मिले, कैसे, देखिए पहले तो दो स्पेक्ट्रम होते हैं। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो मिला था रदरफोर्ड को, कैसा मिला था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो आता था, रदरफोर्ड के मॉडल से, दैट वाज कॉन्टिन्यूअस, दैट वाज कॉन्टिन्यूअस। बट हमारे जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए, उन्होंने परफॉर्म किया, तो उन्हें कैसा मिला, थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट दे फॉर्म्ड इट एज डिस्क्रीट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस लेड टू द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब डिस्क्रीट का क्या चाहिए था, एक्सप्लेनेशन, कि कैसे ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब है नो ब्रेकिंग, यानी कि कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, फ्यू लाइंस, ओके, फ्यू अलाउड लाइंस, जो लाइंस अलाउड है उन्हीं में स्पेक्ट्रम देखने को मिला, बाकी नहीं देखने को मिला। कंटिन्यूअस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेनबो, हम सभी ने देखा है रेनबो के जो सातों कलर्स होते हैं, दैट इज विबग्योर, ठीक है। तो कहाँ पे एक कलर एंड हुआ, दूसरा स्टार्ट है, एंडिंग ऑफ वन एंड बिगिनिंग ऑफ अदर, ये क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ अदर, ये जो चीज है दिस इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, ये साफ साफ पता नहीं चलती, नॉट क्लियरली डिफाइंड। उसके अलावा कौन सा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमने देखा है, और हम लोगों ने एक देखा होगा एक्सरे, हम सभी अपनी अपनी बॉडी का एक्सरे करा के आते हैं, तो भी जो व्हाइट और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, जो हमारी हड्डियां दिखती हैं और जो पीछे का ब्लैक फोटोग्राउंड होता है, वहां पे भी आप नहीं देख पाओगे, डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, कहाँ से व्हाइट है कहाँ से ब्लैक है, वो मर्ज होता हुआ दिखेगा। एक जगह व्हाइट आ रहा था देन ब्लैक, और बीच में उनका मर्जर होता है। बट डिस्क्रीट में क्या है, यू कैन क्लियरली see the boundaries between the two wavelength, ठीक है।
दो वेवलेंथ के बीच साफ साफ डिफरेंस पता चल जाएगा। चलते हैं आगे। तो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट कैसे आया? इन्होंने कहा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट, लेट्स सपोज दिस इज योर आवर न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, सर्कल, पहला सर्कल, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट हैं। तो क्या हो सकता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज पहले स्टेट में था, तो हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिले, ये पहली ऑर्बिट से कहाँ चला जाए, दूसरी ऑर्बिट में। ऐसा भी हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिले कि सीधा पहली ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट चला जाए, तीसरी। ऐसा भी हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिले कि पहली ऑर्बिट से सीधा कौन सी ऑर्बिट चला जाए, चौथी। या ऐसा भी हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि पहली ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट चला जाए, सबसे ऊपर। तो दिस इज n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे एनर्जी कितनी होगी बेटा, E1। दिस इज n इज इक्वल टू 2, जहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, E2। दिस इज n इज इक्वल टू 3, जहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, E3। दिस इज n इज इक्वल टू 4, जहाँ पे एनर्जी है E4। n इज इक्वल टू 5, जहाँ पे एनर्जी है E5। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले 1 से 2 आए, फिर 2 से 3 जाए, या सो 1 से 2 आए और 2 से सीधा 4 चला जाए, या 1 से 2 आए 2 से सीधा 5 चला जाए, ये भी पॉसिबल था। ऐसा भी हो सकता है 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, देन 3 से 4 जाए, एंड देन 3 से 5 जाए। और ऐसा भी हो सकता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फाइनली 4 से 5। तो डिफरेंट टाइप के आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कैसी फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है। जो भी इन दोनों के बीच के एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन शो करेगा। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज अवर n इज इक्वल टू 1, देन दिस इज अवर n इज इक्वल टू 2, जस्ट अ मिनट, ओके, देन दिस इज अवर just a minute, this is our n is equal to 3, this is our n is equal to 4, this is our n is equal to 5, ठीक है। These are also represented like this, okay. So what we will say, क्या, this is n is equal to 1, जहाँ पे एनर्जी कितनी, E1, okay. This is n is equal to 2, जहाँ पे एनर्जी E2। This is n is equal to 3, जहाँ पे एनर्जी E3। n is equal to 4, जहाँ पे एनर्जी E4। n is equal to 5, जहाँ पे एनर्जी E5। दोनों डायग्राम सेम है, ठीक है। मैं एक बार बना के दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आगे से हम सिर्फ ये लाइन वाला डायग्राम ही बनाएंगे। तो ऐसा हो सकता है पहला ट्रांजिशन। दूसरा कैसा हो सकता है, 2 से 3 जाए, 3 से 4 जाए, और या 2 से डायरेक्ट 5 चला जाए। तीसरा कैसा हो सकता है, 3 से 4 जाए, 3 से डायरेक्ट 5 चला जाए, और लास्ट वाला हो सकता है 4 से डायरेक्ट 5। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। कहाँ से कहाँ जा रहा है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। और उसके लिए उसने क्या की है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इसलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, सच स्पेक्ट्रम आर नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रॉन की जो लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है, सो लोवेस्ट लेवल जो होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट लेवल क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट, या स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहा था, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π का मल्टीपल था। और ऑल अदर स्टेट, उसके अलावा जहां पे भी वो गया हुआ है, दोज ऑल आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट। कैसे स्टेट कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसको नीचे आना ही होता है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन, या हम बोल सकते हैं रेस्ट in excited state only for a period of, in excited state only for a period of 10 to the power minus 8 सेकेंड, केवल इतनी देर रहेगा, ओके। then it will lose energy, then it will lose energy and come back to ground state। और फिर कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। फिर कहाँ आ जाएगा बच्चे, ग्राउंड स्टेट। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तब कैसे होगा, देखते हैं।
तब जो हमें मिलेगा दैट विल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हुआ आ रहा है, एमिट करते हुआ आ रहा है, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लाइन वाला डायग्राम ही बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, गुड, उसके बाद ये तीसरा, ओके, दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ। ओके, या तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, एनर्जी कितनी है E1, n इज इक्वल टू 2, एनर्जी कितनी है E2, n इज इक्वल टू 3, एनर्जी कितनी है E3, n इज इक्वल टू 4, एनर्जी कितनी है E4, n इज इक्वल टू 5, और एनर्जी कितनी बच्चे E5। तो क्या करेगा, पहली पॉसिबिलिटी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ना आपको। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी है वो सीधा 5 से कहाँ आएगा 1, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो 4 से कहाँ आएगा 1, तीसरी पॉसिबिलिटी है वो 3 से कहाँ आएगा 1, चौथी पॉसिबिलिटी वो 2 से कहाँ आएगा 1। तो दैट मीन्स इसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी थी, ये हर हायर स्टेट से कहाँ आ रहा है ग्राउंड स्टेट की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट विल बी फर्स्ट, यानी कि जहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ऑल अदर क्या थी हायर एक्साइटेड स्टेट, तो वहां से डायरेक्ट कहाँ पे आया 1 में। ऐसी सीरीज जब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलेगी उस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्यों बोलते हैं, जब ग्राउंड स्टेट 1 हो जाती है तब। ठीक है, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं बीच से कहीं से भी नहीं आ रहा है, या तो 5 से सीधा 1, या तो 4 से 1, 3 से 1, या 2 से 1। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आने की बजाय वो कौन सा पाथ फॉलो करें, लेट्स सपोज जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, या दिस कलर। ऐसा भी हो सकता है वो 5 से सीधा कहाँ है 2 में। ओके, या ऐसा भी हो सकता है वो 4 से सीधा कहाँ है 2 में, या ऐसा भी हो सकता है वो 3 से सीधा कहाँ है 2 में। ओके, दिस कैन ऑल्सो हैपन ऑफ कोर्स। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, जो इसकी ग्राउंड स्टेट रही होगी दैट विल बी सेकंड स्टेट, या n इज इक्वल टू 2। और ये जब सीरीज हमें मिलती है दिस सीरीज इज नोन एज बामर सीरीज। जब कभी हायर एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में है, सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, सॉरी ट्रांजिशन करे। ऐसे ही क्या हो सकता है बच्चे, हो सकता है 5 से कहाँ है 3 में, या हो सकता है 4 से कहाँ में है 3 में, यानी कि ग्राउंड स्टेट क्या रही होगी उसकी उस टाइम पे 3, दैट वी से n इज इक्वल टू 3, और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं फास्ट चेन। ऐसा भी हो सकता है E5 से कहाँ पे आए 4 में, तो ग्राउंड स्टेट क्या रही होगी 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4, दिस सीरीज इज नोन एज ब्रैकेट। और एक सीरीज और होती है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, जब लेट सपोज ये E6 है, E6 से E5 या E7 से E5 में ट्रांजिशन करें। ठीक है, हायर लेवल से जब ग्राउंड स्टेट कौन सी हो जाए फिफ्थ, यानी कि n इज इक्वल टू 5, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं फ्रंट सीरीज। यानी कि जब हायर लेवल से नीचे हो, इन सब केसेस में क्या करेगा, ऑल दीज आर एमिशन स्पेक्ट्रम। ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि इन सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, हो सकता है n बराबर 5 में रहा हो, n बराबर 4 में रहा हो, n बराबर 3, n बराबर 2, कहीं पे भी रहा हो, और उसके बाद उसने 10 टू द पावर -8 सेकंड तक रेस्ट की, उसके बाद नीचे की तरफ ट्रांजिशन कर दिया हो। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है उसके लिए जो यहाँ से गया था वो ग्राउंड स्टेट 1 ना रह के कहाँ से रही होगी 2 से, यानी कि सेकंड स्टेट से गया होगा। ऐसा भी हो सकता है जहाँ से वो गया था उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी थी 3, तो जहाँ तक लौटेगा उसके हिसाब से हम उसको सीरीज को नाम दे सकते हैं। समझ आता है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर बोर्स मॉडल ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीज जाननी, जैसे रेडियस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज योर
radius of orbits. So radius of the nth Bohr orbit. Okay. So radius of the nth Bohr orbit. Just a minute. Okay, yeah. So radius of radius of Bohr's orbit. तो बोर ऑर्बिट ने रेडियस अपनी अपनी कैसे निकाली, शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक हमारा न्यूक्लियस है जिसमें जेड प्रोटॉन है और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो जेड इज द एटॉमिक नंबर जो कि हम जानते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड व्हाट अबाउट ई, ई इज द चार्ज, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो जेड ई जो टोटल होता है, दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस पे जो चार्ज अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू जेड ई। तो ये हमारा न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज कितना अवेलेबल है बच्चे, जेड ई। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन किसी डिस्टेंस पे, जिसके इस साइड कौन लेके जा रहा है इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लेके जा रहा है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इन दोनों के बीच आपस में ये लेट सपोज किस डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है आर है, आर डिस्टेंस पे जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में किसने होल्ड करके रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने, जो कि उन्होंने बोला था। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है, अपनी ऑर्बिट से ना तो बाहर जा रहा है ना ही न्यूक्लियस में गिर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बैलेंस कौन करता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, दैट इज बैलेंस बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, और वी कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एक आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय आर, और इधर से क्या आ जाएगा, एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन है। और बोर के पोस्टुलेट ने क्या कहा था, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, बोर ने क्या बोला था, बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर विल बी इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v विल बिकम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एम। कितना आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर एम। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो पुटिंग v फ्रॉम सेकेंड इंटू 1, पुटिंग v फ्रॉम कहाँ से उठा के रखेंगे बच्चे, सेकेंड इंटू किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो सेकंड से v को फर्स्ट में रखो तो क्या बन जाएगा बेटा, अगर हम सही से सॉल्व करें तो इट विल बिकम v स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, पाई का स्क्वायर पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड ये दिस विल बिकम एम स्क्वायर। और सामने क्या था बच्चे, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, तो इट विल बिकम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर आर एम इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, आर को उधर ले जाएंगे, बाकी सब इधर लेके आएंगे, तो आर बराबर क्या बचेगा बेटा, आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर इंटू के भी तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। तो जो हमारा के है वो एक कांस्टेंट है, किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके अलावा एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, राइट। उसके अलावा एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी सेम रहने वाला है, वो भी नहीं चेंज होगा, प्लैंक कांस्टेंट। 4 तो कांस्टेंट ही रहता है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, दिस इज आल्सो माय कांस्टेंट। कितना रहेगा बच्चे, 3.14। ठीक है, तो अगर हम सारा कांस्टेंट निकाल दें तो आर की जो फाइनल वैल्यू बेटा बन के आती है, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू दैट कम्स 0.529 है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। कितनी आई बेटा, 0.529 एन स्क्वायर, और इसको हम आर एन लिखते हैं। वाई आर एन, दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।
ठीक है, कैसे वैल्यू रखी, कैसे सॉल्व किया, वो हमें मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन n इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब अलग अलग आइटम एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन आइटम। एग्जाम्पल हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए हमको पता है, क्या पता है, इसके लिए एटॉमिक नंबर से कितना होता है, 1। तो अगर हमें पहली ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, यानी कि जस्ट मिनट, अगर हमें किसकी रेडियस निकालनी हो, पहली ऑर्बिट की, दैट इज n इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन इट विल बिकम r1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, दैट विल गिव यू कितने एंगस्ट्रॉम, 0.529, और हम कह सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर हमें सेकंड के लिए निकालनी हो, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 2, दैट इज कौन सी ऑर्बिट बेटा, सेकंड ऑर्बिट। सो इट विल बिकम r2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 0.529 इंटू 4, और मैं कह सकता हूँ 0.53 इंटू 4, जो कि वैल्यू कितनी आएगी, 212 आई गेस, या तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्बिट के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनर्जी की। सो एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, एनर्जी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल्स थे उनकी एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू, हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करके लेके आएंगे वो वाली, सो हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट की, दैट इज इक्वल टू दो एनर्जीज का सम होती है। कौन कौन सी एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी एनर्जी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो एनर्जी का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम सभी जानते हैं किससे डिनोट की जाती है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के जेड ई। ठीक है, और ये रहेगा माइनस का ही, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है, डिवाइड बाई आर। ओके, सो अब क्योंकि ये माइनस है, दोनों का सम प्लस करते हैं, सो दिस विल कम हाफ वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ओके, अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने ऊपर देखी थी, क्या आ रही थी, हम देखा था ना, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर वॉज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से अगर हम आर कैंसिल कर दे तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर फ्रॉम आर। ठीक है, ये ऊपर से कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली लाइन से। ठीक है, तो उसको पुट करेंगे, सो इट विल बिकम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, 1/2 है, सो इट विल बिकम 2r। ओके, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉन्स्टेंट ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, हो जाएगा 1/2 माइनस का, राइट। अब अगर आर की वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर दें और सब्सटीट्यूट कर दें, तो जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है, दैट विल बिकम टू ई इज इक्वल टू माइनस का आर एच डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये किसके लिए होगा, दिस इज जूल पर एटम, दिस एनर्जी विल कम एज जूल पर एटम। ठीक है, ये कब आया, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। हमें फाइनल इक्वेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में हमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, हमें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, आंसर निकालने के लिए इतना डेरिवेशन जरूरी है, उतना मैं बताता चलूंगा। Okay, this is joule per atom. Now, what is the value of RH? RH is your Rydberg constant, that is equal to 2.18 into 10 to the power माइनस का 18 जूल। ये वैल्यूज में ध्यान रखनी है। ठीक है, एनर्जी का ही एक और फॉर्मूला होता है, EN इज इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइड बाई, ओके, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हमसे एनर्जी किसमें बोलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जेड क्या है बेटा, दैट इज अगेन एटॉमिक नंबर जिस एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
अगर आपसे किलो कैलोरी में पूछता है तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा यू विल गेट एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 313.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये एनर्जी आपकी किस में आ जाएगी बेटा, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। मोल का मतलब कितने होंगे, अब 6 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। और फाइनल जो लास्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा, ई एन इज इक्वल टू दैट विल बी माइनस का 1312 ओके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये एनर्जी आपको किस में मिलेगी बेटा, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट इज योर, हमारा अगला टॉपिक था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एन इज इक्वल टू जेड बाई एन इंटू 2 पाई E² बाई एच। ये इक्वेशंस को सॉल्व करने से आता है, और हमें इतना लंबा नहीं याद रखना, हमें जो सीधा फॉर्मूला रखना दैट इज जेड बाई एन। बहुत ही रेयर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बट क्योंकि पूछे जाते हैं तो बताना जरूरी है। इंटू 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये हमारे काम आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। लेट सपोज आपसे बोला है वी वन की वैल्यू, तो वी वन कितना हो जाएगा बेटा, जेड इंटू 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। जनरली कंपैरिजन कराने को आता है तो देखिए कितना ईजी हो जाता है। अगर वी टू बोलेगा तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी टू जेड बाई टू। जस्ट अ मिनट, या so if it will ask v2, it will be z by 2 into 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे v3 बोलता है तो इट विल बी सिंपली z by 3 इंटू 2.188 इंटू 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जनरली यहाँ से ना आपसे रेशियो निकलवाता है, जैसे अगर मैं से बोले व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ v1 by v2, सो v1 by v2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम एज 2:1। सिमिलरली क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन वी वन अपॉन वी थ्री लेट सपोज करते हैं, तो वी वन अपॉन वी थ्री कितना आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, द रेशियो विल बी 3:1। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीधा रेशियो पूछते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देन अगला कंसेप्ट है हमारा ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी का। किसका कंसेप्ट है बच्चे, नेक्स्ट वन इज योर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको हम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब है जैसे अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है, दैट इज सेड एज 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 ईयर, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जब पूरा चक्कर लगाता है दैट इज सेड एज 1 रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन लगा लेता है। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है रिवोल्यूशन जब लगाते हैं दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड भी आता है। ठीक है, तो दैट इज यानी कि किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं डिवाइड बाय वो जो एरिया ट्रैवल कर रहा है, सर्कल का जो होता है दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस, जिसे हम 2 पाई आर भी बोलते हैं, राइट। तो वेलोसिटी तो हम बोल रहे हैं किस वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, वी, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस होगी, वो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बच्चे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगला क्या है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूलेज ही नहीं पता होते हैं, उसके बाद हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लिया एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब बेसिक मैथमेटिक्स बचपन से पढ़िए, क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या होती है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस
भाई सर्कल चक्कर लगाना है तो जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस। और स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी किससे, v से। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, वेलोसिटी v। r अगेन ध्यान रखेंगे, r इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट था बच्चे, अभी हमने ऊपर देखी थी ना, लाइंस आ रही थी बहुत सारी, देखिए ठीक है। मैं उसी डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ, जैसे ये बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल चल रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट मी कॉपी दिस डायग्राम। कुछ ज़्यादा कॉपी आ गया, जस्ट अ मिनट। सी, ओके, एंड नीचे ले चलते हैं। अगला हमारा है नंबर ऑफ लाइंस। सो नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस हमें शो होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं। लेट सपोज 5 से 1 आ रहा है तो हमें कितनी लाइन ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। 5 से 2 आ रहा है तब कितनी ऑब्जर्व होंगी, 5 से 3 आ रहा है, 5 से 4, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तब कितनी लाइन ऑब्जर्व होती है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम दो वैल्यूज मानते हैं, एक मानते हैं n1, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल, कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल जैसे। और एक होता है n2, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कहाँ से आ रहा है, दैट इज हायर एनर्जी लेवल। जब इन दोनों के बीच ट्रांजिशन हो रहा होता है तो जो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बनता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ लाइंस किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ लाइंस विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1, और नीचे डिवाइड करें किससे हम, 2 से। ओके, या तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। एग्जांपल, लेट सपोज हमसे बोल रहा है, अभी जैसे पहली सीरीज में हमने देखा कि एग्जांपल क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है फिफ्थ टू फर्स्ट, किसमें हो रहा है, फिफ्थ टू फर्स्ट। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल बी 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 5 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 4, और 5 माइनस 1 प्लस 1 भी कितना हो जाएगा, 5 में से एक चला गया, 4 प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइड बाई 2। तो 4 5 ज़ा 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितनी, 10 लाइन्स। कितनी लाइन्स, 10। और अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लाइन्स पॉसिबल हैं, 10 लाइन्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम देखें 5 से 2 के बीच खाली, तो देखिएगा कितनी लाइन रह जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। देखें, अगर मान लीजिए ऐसे बोलता है आपसे कि एग्जाम्पल ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 5 से सेकेंड में, तो n1 कितना हो जाएगा हमारा, 2, और n2 हमारा कितना हो जाएगा, 5। तब नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 5 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 3, और 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6। तो देखिए 2 तक कितनी लाइनें आ रही हैं, 2 तक, 5 से लेके 2 तक, तो 1 2 3, ये लाइन भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, 3 लाइनें क्योंकि 2 तक आ रही हैं। देन 4 5 और कितनी लाइनें हो गई, 6, ठीक है। तो हमें नीचे वाला देखना होता है कहाँ तक आ रही हैं लाइनें, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, दैट आर पॉसिबल। आई होप समझ आता है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो अगला हमारा क्या बचा था बच्चे, पॉइंट सपोर्टिंग बोर्स थ्योरी, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स थे जो बोर्स थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, तो पॉइंट्स सपोर्टिंग बोर्स थ्योरी, कौन कौन से पॉइंट बोर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और फिर क्या क्या लिमिटेशन है। तो जो पहला पॉइंट था कि जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व की थी, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व्ड वर इन एग्रीमेंट विथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो जो हमने इनकी थ्योरी से कैलकुलेशन की है, ठीक है, वर इन एग्रीमेंट विथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, और जो वहां से आई
कहाँ से? एक्सपेरिमेंट से, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, वो दोनों सही पाई गई। जो रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी था जो कि इन्होंने सही कर दिया। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक वैल्यू निकाली थी, अगर आपने देखा होगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस का आर एच स्क्वायर, आर एच डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है। तो आर एच क्या था बेटा? रेडिबर्ग कांस्टेंट। तो ये वैल्यू भी सही पाई गई। ठीक है। दिस वैल्यू वाज फाउंड करेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रेडिबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेडिबर्ग कांस्टेंट वाज फाउंड करेक्ट अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। जब हमने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की तो ये वैल्यू हमें सही मिली। इन्वेस्टिगेशन, ओके, दिस वाज द सेकंड थिंग। तीसरी, केवल हाइड्रोजन नहीं, अदर देन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है। स्पेक्ट्रा ऑफ, ओके, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सी बेटा? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज लगा दे तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज लगा दे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वाज फाउंड करेक्ट बाय एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। जब एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, तो उनका स्पेक्ट्रा सेम मिला, थ्योरेटिकल वाला और एक्सपेरिमेंटल वाला। तो दीज वर द पॉइंट सपोर्टिंग बोर्स थ्योरी। ये वो पॉइंट्स है जो बताते हैं कि हाँ, बोर थ्योरी सही है। हालांकि हर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बोर की थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशन थी बच्चा? पहला, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए बेटा? स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन एटम्स का। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप लिया गया, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला वो और भी फाइन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फाइन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि कुछ रीजन रह गए थे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है। और जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम क्वांटम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, है ना। जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। व्हाट इज जीमान इफेक्ट बता देते हैं, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। ठीक, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है। जीमान इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जीमान इफेक्ट इज splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in magnetic field। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ, ये जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, जो हमने देखी थी आती हुई स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नहीं कर पाए। और लास्ट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये उनके साथ एग्री नहीं करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो इसके साथ आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बोर्स थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। उसके बाद हम शुरू करेंगे कहाँ से? अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे, फॉर्मूलाज आप ध्यान करके आएंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम अगली क्लास शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले हम डील करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।